नमस्कार दोस्तों। जब से देखिए कल से जैसे ही परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, कई विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए थे कि सर अब समय कम है और सिलेबस बड़ा है। यानी एक बार की उनके मन में घबराहट हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आपके जो डेस्क होती है उस मेज़ पे होना बहुत ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा क्या 90% विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनको पाठ्यक्रम का ही नहीं पता होता अपने आएगा क्या। मार्केट में पुस्तकें आती हैं वो ले आते हैं, पुस्तकों वाले मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट डाल देते हैं उसके अंदर कि विद्यार्थी उसको रटता रहता है, परीक्षा से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता है। तो ऐसा ना कीजिएगा। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए कि अपने आएगा क्या परीक्षा में। कई बार ऐसा होता है ना, कई विद्यार्थी जिद करते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर बनाने वाला मूर्ख नहीं होता, प्रोफेसर लोग जो होते हैं वो पेपर को सेट करते हैं। तो देखिए, हिंदी का जो स्कूल लेक्चरर का है वो पाठ्यक्रम आपके सामने है। इसमें देखिए 3 पार्ट हैं। एक तो उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा पार्ट है अपना स्नातक स्तर, एक है स्नातकोत्तर स्तर। अब सबसे पहले देखिए चर्चा कीजिएगा। यहाँ पर माध्यमिक स्तर है, उसमें पहले 55 क्वेश्चन आया करते थे और संस्कृत विभाग का जो पाठ्यक्रम आया है वो सेम ही है। आप प्लेलिस्ट में से वीडियो देखिएगा, उसका अंक विभाजन कर रखा है आरपीएससी ने। कई विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि अंक विभाजन नहीं हुआ, आधे से ज़्यादा तो इस चक्कर में अभी भी अंक की एग्ज़ाम आगे जाएगी। तो वो भ्रम तो आप न पालें अपने मन में, क्योंकि 2020 के भुक्तभोगी होंगे बहुत से विद्यार्थी, जिसमें कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि आज नहीं कल नहीं, अब तो बस गई परीक्षा गई। जबकि परीक्षा नहीं गई, अपनी ज़िंदगी ज़रूर गई। उस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए बहुत से विद्यार्थी। तो इन चीज़ों से दूर रहना। स्पेशली कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे आपको मिलता है तो उसको ओपन ही मत करना। ये सब फेक है, सब बकवास है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से 55 क्वेश्चन आने हैं अपने माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर से। इसमें देखिएगा संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को आई थिंक आराम से आते हैं। आप लोग व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। दूसरी बात आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर बात यह है कि इनकी रीडिंग लगाते रहें। जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक, ये वाले जो शब्द है ना, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। जिससे क्या है कि हो सकता है एग्जामिनर को पता है कि ये चीज़ें तो विद्यार्थी को आराम से आती हैं, यहाँ से कम प्रश्न उठाएगा वो, एक एक दो दो, और यहाँ से तीन तीन चार चार प्रश्न उठा लिए तो अपने लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और मैंने आपको पेपर डाला भी था कल परसों, वो पेपर आप देखिएगा। व्याकरण के बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न बनाए, मतलब काफ़ी स्तरीय प्रश्न है वो, विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे लगे। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों का, ठीक है ना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के पत्र, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, अधिसूचना, ज्ञापन, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट के रूप में करवा रखे हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से वो वीडियो देखोगे तो आपका किसी भी हालात में प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके साथ में मैंने उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी डाल रखे हैं। लोकोक्ति, मुहावरे तो वैसे ही अपन पढ़ते रहते हैं। अपठित गद्यांश भी मैंने आपको करवाए थे पिछले पेपर में, और भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक एग्ज़ाम होगी आपके मैं पेपर लेता रहूँगा। और अगर आप वैसे टेस्ट देना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूर्वाभ्यास मोबाइल ऐप है, उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, नाम मात्र का शुल्क होगा। जनसंचार के तत्संबंध यानी समाचार पत्र, टीवी, रेडियो वगैरह, वो भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं। आप लोग एक बार देखिएगा, एक बार अपना जो नोट्स बनाया हुआ है, जो भी आपके पास किताब है उसमें से पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पत्रकारिता से संबंधित कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, इन सभी का भी मैंने डाल रखा है। यहाँ तक कि नाटक का भी डाल रखा है, रेडियो नाटक का भी डाल रखा है, स्वयंवृत्त का भी डाल रखा है। यानी हर चीज़ का मैंने वीडियोज़ डाल रखे हैं। आप लोगों के ये जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे मैंने करवाए हुए टॉपिक हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब समय कम है, इसलिए क्या है कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, पुस्तक की सहायता ज़्यादा लेनी है, सोशल मीडिया की सहायता कम से कम लेनी है। ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आपको यही करता है। विद्यार्थी, बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग है, वो आजकल क्या है कि लाइब्रेरी की तरफ झुक रहा है, परंतु लाइब्रेरी में जा कर के वो लोग नेट फ्री दे देते हैं और आप आराम से बढ़िया फिल्म डाउनलोड करते हो और आके देख लेते हो। ये गलत चीज़ है। देखो, अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो ए पार्ट हो गया उसका। बे पार्ट में देखिए काव्य शास्त्र है, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकार, फिर छंद, फिर गुण, फिर रसा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, लक्षण, ये वाला। तो ये बड़ा टॉपिक है। इसमें से 55% जो आने हैं, हो सकता है इसमें से दे दे 30%, इसमें से दे दे 25%, है ना। 55 इस प्रकार की भी कर सकता है, हो सकता है इसमें से दे दे
अपने को 35% और इधर कर दे 20%, इस प्रकार से भी वो कर सकता है, यानी इसके घटा सकता है, इसके बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा ही आने हैं, कम नहीं आएंगे। 30 के समथिंग प्रश्न यहाँ से आएंगे। ये वाला व्याकरण वाला अच्छा सा पोर्शन है, आप आराम से कर सकते हो। ये आपके लिए कठिन हो सकता है, विद्यार्थी इससे बहुत डरते हैं काव्य शास्त्र से, जबकि ये काव्य शास्त्र इतनी कठिन होती नहीं है। इसे बहुत ही मतलब बेसिक स्तर से प्रश्न उठाता है एग्जामिनर, परंतु अपन डर के मारे उस बेसिक को भी नहीं पढ़ते हैं। अपन किसी भी सब्जेक्ट से जितना दूर जाते हैं उतना ही अपनी वो कमजोरी होती जाती है। जैसे बहुत से विद्यार्थी मैथ से डरते हैं। व्याख्याता की तैयारी करने वाले 90% विद्यार्थियों फ़ोन कॉल मैसेजेस में यही आता है कि सर इंग्लिश मैथ गणित विज्ञान वो वाला पोर्शन है ना, मैं तो यूं का यूं छोड़ दिया है जीके में, जीके की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब को 20 या 25% तो वहीं पे लॉस हो गया। अब आपके पास बचे हैं 75 में से 50%। अब 50 प्रश्नों में से आपको अपने 30 तो सही करने ज़रूरी है, अन्यथा तो हिंदी में आपसे 150 सही कर दो, कुछ भी नहीं बंटना है। 40% मार्क्स ज़रूरी हैं, सीटें खाली जा सकती हैं। अब की बार स्थिति सिचुएशन यही है, कंडीशन। ये 30% आपको 40% लाने ज़रूरी है, यानी 30% सही करने ज़रूरी है। तो इनसे घबराइएगा मत, आराम आराम से पढ़िएगा। कोई समस्या हो तो आप लोग बता दीजिएगा, आपको मैं उसको वीडियो के माध्यम से सोल्व करवा दूंगा। जैसे गुण वगैरह करवा रखे हैं, छंद वगैरह करवा रखे हैं, कुछ रस के भी बता रखे हैं, एक दो चीज़ें बची हैं जैसे ये शब्द शक्तियाँ करवा रखी हैं, वो आप एक बार वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। तो 55 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बड़ा पोर्शन है और अपन हमेशा इसके टच में रहे हुए हैं, इसलिए अपनी ये कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए कि इसमें से आपको हो सकता है 45% कोशिश करने की, मतलब सही करने की कोशिश करना है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर गलत होने के कम चांसेज हों, ऊपर वाले में तो होने ही नहीं चाहिए आपके गलत। यहाँ पर हो सकता है कि रस का कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछ ले, इसी प्रकार से छंद का भी हार्ड बना ले, इस प्रकार से। तो हार्ड अगर कोई पेपर बनता है तो वो सभी के लिए बनता है, एक विद्यार्थी के लिए नहीं बनता है। उसमें रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल भी, 1% भी रिस्क नहीं लेनी है। पेपर का स्तर आपको 2 या 3 प्रश्नों में पता चल जाएगा कि अपनी हैसियत कितनी है और पेपर की हैसियत अपने सामने कितनी है। तो उस हिसाब से टैकल करना पेपर को। ये नहीं है कि हार्ड आ गया तो यार कुछ आ ही नहीं रहा है। अधिकांश विद्यार्थी यही करते हैं, कुछ आ तो रहा नहीं था इसमें और मैंने तो पूरी से पूरी टिका दिए, अब पूरे से पूरे सामने में नंबर आ जाएंगे माइनस में। ये रही बात इतिहास की। अब कई विद्यार्थियों की ये बड़ी समस्या थी कि सर आदिकाल में चंद्रबरदाई और नरपति नाले से ही प्रश्न आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये विशेष साहित्यकारों के नाम है, यानी पृथ्वीराज रासो और नरपति नाला जो रचना बिसल देव रासो, उसमें से तो आएगा ही आएगा आपको। और भी जो रचनाएं हैं, परमार रासो है और जो जितने भी ग्रंथ हैं, सिद्ध है, नाथ है, उनसे भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ये तो मतलब विशिष्ट है, स्पेशल है, इनमें से तो आना ही आना है। इसलिए मैंने चंद्रबरदाई और नरपति नालय बहुत ही शानदार तरीके से कराया, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार वास्तव में कंटेंट अच्छा है। अब इतिहास लेखन की परंपराओं, मतलब इतिहास ग्रंथ से संबंधित आपको पूछेगा, इतिहास का आदिकाल का नामकरण से संबंधित आपको पूछेगा, वो बातें आदिकाल के नामकरण वगैरह वो मैंने करवा रखी हैं, वो भी आप देख सकते हो। फिर यही स्थिति भक्तिकाल का उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सब बातें मैंने करवाई हुई हैं। इसमें संत काव्य में कबीर और दादू स्पेशल हैं, और भी हैं, उनके भी आ सकते हैं, जैसे सुंदरदास है, रजब जी है, हरिदास जी है, नामदेव है, किसी के बारे में पूछ सकता है अगला। जायसी और मंजन सूफियों में ये स्पेशल हैं। तुलसीदास है वो राम भक्ति में स्पेशल हैं। सूरदास मीरा और नंददास है वो कृष्ण भक्ति शाखा में स्पेशल हैं। तो ये स्पेशल वाले तो मैंने स्पेशली आपको करवाए हैं, इनसे तो प्रश्न पक्का ही पूछा जाएगा। परंतु इसके अलावा भी पूछ सकते हैं, जैसे अग्रदास जी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई निम्बारक संप्रदाय के बारे में पूछ सकते हैं, वल्लभाचार्य के बारे में पूछ सकते हैं, वो भी पूछी जा सकती है। तो ये सारी मैंने करवा रखी है, आप लोग वीडियोज़ देखिएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार इसमें अपन को कुछ सीखने को मिला है। रीतिकाल में भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें देवभूषण बिहारी और घनानंद के बारे में स्पेशली वीडियो बनाया है, आप लोग एक बार इसको भी ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अन्य भी रीतिकाल के कवि हैं, जैसे केशव है, जसवंत सिंह है, बहुत से कवि हैं रीतिकाल में, कम से कम 60-70 कवि हैं, उनके बारे में किसी से भी पूछा जा सकता है। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, 55 क्वेश्चन पूछे जाने। और वो स्तर मैंने आपको कॉलेज लेक्चरर का पेपर भी करवा रखा है, और उसी स्तर का गुरुजी ने 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जो कि त्रिवरी क्लासेज के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। वो जो पेपर है, स्तरीय पेपर है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब आधुनिक काल से ज़्यादातर प्रश्न आने के चांसेज इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की विधाओं का विकास हुआ। उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना वगैरह जो भी इसमें दे रखी हैं वो सारी की सारी, संस्मरण वगैरह, रेखाचित्र, रिपोर्ट, आज गद्य विधाओं में नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है,
आत्मकथा कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ है। और साथ ही साथ में इसमें एक्चुअल में देवनागरी लिपि वगैरह, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वगैरह वो भी एक चैप्टर जोड़ रखा है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, ध्यान रखिएगा, उसमें से 55 प्रश्न आएंगे। तो उस 55 प्रश्नों में से अपने कम से कम 40 या 45 सही अपन को इसमें भी करने पड़ेंगे। ये अपन पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और ये जो कई विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि रचनाएं हमें याद नहीं होती हैं, तो इनको रटने की कोशिश मत करो। आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, किसी दूसरे की बनाई ट्रिक पे ना आधारित रहे। दूसरे एक ट्रिक का एक शब्द भी अगर आपसे छूट गया तो आपका पूरा प्रश्न है वो चौपट हो जाएगा। उनको कैसे भी करके आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, बार बार उनको पढ़ते रहिएगा, एक दूसरे को पूछ करके कीजिएगा, ग्रुप स्टडी के माध्यम से उनको याद कीजिएगा, ऐसे कि किस रचना में क्या दिया गया है। वैसे तो सीधी सीधी रचनाओं के प्रश्न 5 या 4 ही पूछे जाएंगे, और कोई नहीं पूछेगा जैसे कि मेलांचल किसकी रचना है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो सभी को आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना आपने, क्योंकि ऐसे प्रश्न सही करने से आप एग्जाम में टॉप नहीं कर पाओगे। प्रश्न आपको कठिन है ना, वो अपन सोल्व करेंगे, तब जाकर के दौड़ से आगे निकल पाएंगे। ऐसे तो नॉर्मल वे के प्रश्न आ जाएंगे कि आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किसने दिया, सबको पता है आचार्य शुक्ल ने दिया। और वहीं पर भी जय काव्य पूछ लिया और कुछ और घुमा के पूछ लिया, वो नामकरण अगर आप सही करते हो तो ही आप आगे निकलोगे। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसलिए डीपली तैयारी तो करनी है, परंतु बेसिक को भी नहीं छोड़ना कभी। आप अन्य नाम तो याद करते जाओ और आपको यही पता नहीं है वीरगाथा काल कहते किसको, कि यार ये वीरगाथा काल कहाँ से आ गया। कई बार ये स्थिति हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक तो तैयार करना ही करना है, उसके साथ में डीपली भी अपन को पढ़ना है, क्योंकि ये व्याख्याता का पेपर है। ठीक है। अब यहाँ से 55 प्रश्न आने हैं अपने, सभी से ज़्यादा यहाँ से आएंगे। ये जो आधुनिक काल वाला पोर्शन है ना, इससे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा हैं। आप सबके सामने हैं, इसमें कोई दो राय और झूठ वाली स्थिति नहीं है। इसमें आप स्वयं देख सकते हो। देखो, इसमें नवजागरण काल में भारतेंदु युग, उसके समकालीन में, उसी के साथ में ध्यान दीजिएगा नाटक, एकांकी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सारी हैं। इसी के साथ में भारतेंदु युग, द्वैत युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन, सब कुछ, उनके रचना और रचनाकारों के नाम। तो ज़्यादा बड़ा यही है। उसमें भक्तिकाल, रीतिकाल है, उसमें से कम ही प्रश्न आते हैं, जबकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। यहाँ से करीबन अगर देखा जाए तो 30 से 32 प्रश्न यहाँ से उठेंगे, आधुनिक काल से, मतलब भारतेंदु से लेकर के आगे वाला जो पोर्शन है ना, जितना भी ये बताया वो। और इससे पीछे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है, उसमें से 20% बहुत होते हैं यार, खूब है 20% हो। टॉप टॉप जो अच्छे अच्छे कवि, तुलसीदास का है, सूरदास का है, इनसे तो पक्का ही प्रश्न पूछा जाना है। जो स्पेशली दिए हैं उनसे तो 100% प्रश्न आएगा। वो जो कॉलेज व्याख्याता का पेपर था ना, वो आप चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इनसे स्पेशली बहुत शानदार प्रश्न अगले ने बनाए हैं। अब ये स्नातकोत्तर वाला है, इसमें पहले क्या है कि 10 टॉपिक हुआ करते थे और 10 ही प्रश्न आते थे, और फैक्ट से फैक्ट ही वो प्रश्न आया करते थे। उसमें से एक मनोविश्लेषणवाद हटाया और बाकी तो सही है, और जोड़ उसमें मार्क्सवाद हटाया, मनोविश्लेषणवाद है वो जोड़ दिया है। जिस तरह के काव्य हेतु थे, काव्य प्रयोजन थे, फैक्ट से प्रश्न आते थे, शानदार प्रश्न हुआ करते थे। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु ध्वनि सिद्धांत, लॉन्जाइन्स का उदात्त तत्व, मनोविश्लेषणवाद, ये इतने मनोविश्लेषणवाद अब की बार जोड़ा है, मार्क्सवाद हटा दिया है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सब वीडियोज़ आपको करवा रखे हैं। आप एक बार ज़रूर उनको देखिएगा, ज़रूर आपको वाकई ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बताया है। इससे उस वीडियो से बाहर देखिएगा, कोई प्रश्न नहीं जाएगा, देख लेना चाहिए आप लोग। बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक से लेकर के मतलब गहराई तक उसमें हर एक बातें बताई गई है। अब नया इसमें जोड़ा है कि कबीर ग्रंथावली है, उसके 5 पद जोड़ दिए हैं, गुरुदेव के अंक के हैं, रामचरितमानस पूरा पालकांड टिका दिया है, बिहारी सतसई के 25 दोहे टिका दिए हैं, साकेत का नवम सर्ग टिका दिया है। इनको तो बस टिकाने से मतलब है, जबकि इनको ये सोचना चाहिए कि साकेत अपने आप में रचना है यार। अब इसमें 20-25 हो गए, कफन भी छोटी सी है, चलो ये तो, परंतु यही सच है, पढ़ते पढ़ते 1.5-2.5 घंटे लगते हैं अगले को। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियाँ, ये और ऊपर से टिका दिया है। ये सब कुछ मैंने सारा जितना भी ये पोर्शन है सब करवाया हुआ है। आप लोग आराम से ये जो करते हो ना आप लोग तैयार, तो आपकी सेकंड ग्रेड का जो पद्य वाला पोर्शन है ना, वो ऑटोमेटिक तैयार होता है बहुत सा। जैसे बिहारी तैयार हो गया, रामचरितमानस तैयार हो गया, कबीर ग्रंथावली उस माध्यम से तैयार हो गई। ये 2-3 चीज़ें अपनी तैयार हो रही हैं, और उसमें सेकंड ग्रेड के लिए भी मैंने करवा रखी है, प्ले लिस्ट के माध्यम से वो भी पढ़ सकते हो। पद्य का सारा पोर्शन करवा रखा है। कविता क्या है, ये निबंध पढ़ भले ही लो, पल्ले तो कुछ है नहीं। इसके मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाल के भी करवा रखे हैं। इनके तो मैंने पूरा, पहले तो पूरा चैप्टर करवाया है, और फिर उसी के साथ में उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाए हैं। आप सभी लोग इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो इसमें से 10 प्रश्न आएंगे और टॉपिक करीबन 20 हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एक बार मतलब
सरसरी नज़रों से इसका मतलब सारांश वगैरह, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह और इनका बेसिक वगैरह, जैसे साकेत की रचना कब हुई थी, साकेत की किसके माध्यम, किसकी प्रेरणा से लिखी गई है, इसी प्रकार से मिथिलेश गुप्त का जन्म कब हुआ था, बिहारी ने कौन सी रचना लिखी, इसे मतलब बेसिक रूप से ही इसमें पूछा जाएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं। गहराई में सेकंड ग्रेड में पूछा जाएगा इनमें से, जबकि फर्स्ट ग्रेड में इनमें गहराई में नहीं जाएगा। और ये हैं, इसमें भी स्तरीय प्रश्न बेसिक से ही उठाए जाएंगे। ये ऊपर वाला जो है ना काव्य हेतु वगैरह, वो भी मैंने करवाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। पुरस्कार कहानी वगैरह, ये सब बोलियाँ वगैरह सब करवाई हुई हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब हिंदी तो बहुत से विद्यार्थी बढ़िया पढ़ रहे हैं, परंतु यहाँ पर पीछे साइकोलॉजी के भी 30 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, उनके भी मैं लगातार टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू कर रखी है। आज भी मैंने डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। साइकोलॉजी के 30 प्रश्न डाले हैं, सारे के सारे संप्रेषण कौशल वगैरह के, शिक्षण प्रतिमानों वगैरह के, और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री के, उस सभी के मतलब सब कुछ अधिगम वगैरह, विकासात्मक शिक्षा, मनोविज्ञान की अवधारणा, सभी में से बहुत शानदार प्रश्न बनाए हुए हैं। आप लोग वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तो अपने पास में टाइम कम है और टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा टाइम, कि मैं किस टॉपिक को कितना टाइम दूं, जिससे क्या है कि मेरा एक बार रिवीजन हो सके। ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, ठीक ठीक एक बार अच्छे से पढ़ लें, और फिर उसके बाद में जब लास्ट टाइम आएगा उसमें ज़्यादा टाइम अगर आपको देना है, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास और माध्यम उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तरीय, उसमें से 55-55 प्रश्न आएंगे, यानी 3-3 4-4 घंटे दिन में इन दोनों को पढ़िएगा। इसके साथ में जीके मत भूलिएगा। जीके में अगर 30 प्रश्न सही नहीं हुए, तो इनमें आप चाहे कितने ही कर देना, कुछ भी नहीं बटने वाला है, उसमें अपन को बहुत अच्छे नंबर ले आने। ये अगर आपको ये चीज़ें, ये वाली चीज़ें, और एक और बताऊँ आपको, ये जो काव्य शास्त्र वगैरह है, ये वाला, ये कंटेंट अगर आपको अच्छी पुस्तक नहीं मिली है अब तक के, तो आपको बता दूं, देखिए एक बार ये काव्य शास्त्र की पुस्तक ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपके नज़दीक में हो तो कहीं पर। बहुत ही शानदार है, हर एक टॉपिक मिलेगा आपको काव्य शास्त्र से संबंधित। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही सेटिस्फाई पुस्तक है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही शानदार आचार्य शुक्ल के, बच्चन सिंह के, इनके फैक्ट्स के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा तैयार किया गया है। आप लोग ये पुस्तक भी एक बार अवलोकन करें। और एमए वाला मैं आपको पोर्शन बता रहा था, इससे शानदार मार्केट में कोई किताब ही नहीं है ये। आप लोग कहीं पर भी जा करके देख सकते हैं, मधुरिमा नाम से आप ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की, ये सेकंड ग्रेड जीके की है। ये पुस्तक भी अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप खरीद सकते हो। और ये भारतीय विश्व की है। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हो, तो ये कविमाला पुस्तक ज़रूर खरीदें आप लोग। कविमाला पुस्तक की एक रीडिंग आपने लगा ली ना, तो हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप घर बैठे पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सअप के माध्यम से ये पुस्तक खरीद सकते हैं, कोई भी पुस्तक खरीद सकते हैं, आपको घर बैठे उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब कई विद्यार्थी ये कमेंट नहीं करेंगे सर आप प्रचार कर रहे हो। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो अच्छा कंटेंट विद्यार्थियों तक कैसे पहुँच पाएगा, समझ रहे हो ना बात को। सरसा पब्लिकेशंस की अगर किताब आप लोगों ने पहले पढ़ी है 9 से 12, तो आप खुद को पता होगा कि कितना शानदार कंटेंट होता है हिंदी में। मतलब बहुत ही शानदार पुस्तकें हैं ये, जीके के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, ये व्याख्याता के लिए, जो एमए वाला पोर्शन आपको मैंने बताया था, ये मतलब 200-250 पन्नों की छोटी सी किताब है, और व्याख्या बड़ी सरल तरीके से दी गई है। किसी विद्यार्थी ने खरीदी तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। कुछ प्रश्नों में हो सकता है ऐसे, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से समझ लीजिए या तकनीकी के माध्यम से समझ लीजिए, एक की जगह बे उत्तर हो गया है, इस प्रकार की छोटी मोटी एक दो मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे, क्योंकि ऐसी हो जाती है। इतनी बड़ी किताब लिखता है तो आदमी गलती तो हो ही जाती है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये काव्य शास्त्र है। तो इस हिसाब से अपन को मैनेज करके ये चीज़ें पढ़नी है। ज़्यादा टाइम अपन को उच्च माध्यमिक और स्नातकोत्तर को स्नातक को देना है। स्नातकोत्तर को वैसे कम देना है, हालांकि 10-12% अपने आप में बहुत ही मायने रखते हैं। देना तो टाइम तो देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से आप करीब करीब क्वेश्चन सही कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसमें आधुनिक काल पर ज़्यादा फोकस करें। और इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, इसमें यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, परंतु छोड़ना काव्य शास्त्र भी नहीं है अपन को। यहाँ से भी 20 से लेकर के 22 तक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हर एक बात आराम से समझ में आई होगी। किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और इसके साथ ही साथ में आप अपने विचार भी दीजिएगा कि हाँ, हम इस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें आगे किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, या अपना जो टाइम टेबल आपने सेट करा उस हिसाब से आप अपना कार्यक्रम जारी रखें। समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और पुस्तकों से ज़्यादा नज़दीकी बना लें। कोई रिश्तेदार नातेदारी कुछ भी ध्यान नहीं देना है अपन को, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग अगर पढ़ते हो तो 40 दिनों में आप 2 बार अगर कोर्स निकाल देते हो तो चांसेस बनते हैं, देखो सही है ना।
पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे उपदेश तो आप किसी से ही ले लो, आप भी किसी को दे दोगे। उपदेश देने के लिए ये जो सोशल मीडिया है वो भरी पड़ी है। इतने इतने बड़े विद्वान हैं इस सोशल मीडिया पे कि आपको क्या कहूँ। खुद से माई के लाल से किसी से ये होता है कि कभी रीटी ना पास हुई हो, परंतु वो उपदेश दे देता है कि कॉलेज व्याख्याता ऐसे बनो। होता है ना ऐसा, बहुत से आपने भी देखे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना, नहीं लगा तो पढ़ा रहने देना।